नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 7th का यह तीसरा भाग है जिसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंफॉर्मेटिव। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आप वायु और वायुमंडल की एक जो बेसिक समझ होती है वो अपने अंदर विकसित कर चुके होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी अर्थ है सर, जो हमारी पृथ्वी है, उसको चारों ओर से वायु की एक घनी चादर घेरे हुए है। उसको चारों तरफ जो है वायु का एक आवरण जो है वो फैला हुआ है और इसी वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व क्या है? वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसका हमारे लिए क्या यूज है, क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों को जीवित रहने के लिए जिस प्राइमरी चीज की आवश्यकता होती है, सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो हमको कहाँ से मिलती है? इस वायुमंडल से ही मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल से हमको सांस लेने के लिए क्या मिलती है? वायु मिलती है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है और उस प्रकाश के साथ में बहुत सी हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो जो वायुमंडल है इसकी एक स्पेशल परत जिसको ओजोन परत कहा जाता है, इसी वीडियो में आगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ओजोन परत जो कि वायुमंडल में होती है, ये हमको सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है उसको हमारे रहने के अनुकूल बनाने में भी वायुमंडल का विशेष योगदान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वायुमंडल का हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद में वायुमंडल का संगठन, इस वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? जो वायुमंडल है, हालांकि हम जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अपनी सांस लेने के दौरान, श्वसन के दौरान, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। अब इनका संगठन हम देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे अगर हम जनरली बात करें कि वायुमंडल का एक बड़ा भाग, या कह सकते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, यानी वायुमंडल में, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर के लगभग 78% भाग में पाई जाती है। ठीक है, यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा भाग किस गैस का है? नाइट्रोजन का है, 78% इसकी मात्रा होती है। दूसरा स्थान आपका आता है ऑक्सीजन का, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो है आवश्यक होती है। वो 21% पाई जाती है। इस डायग्राम में येलो कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है 21%, ये ऑक्सीजन का पार्ट है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78%, उसके बाद में ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा भी यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से वायुमंडल का एक बड़ा भाग तैयार होता है, बड़ा भाग बनता है। लेकिन दोनों गैसों के अलावा और भी बहुत सारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ठीक है, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये बहुत सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा पाई जाती हैं। लेकिन ये जो गैसें हैं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये वायुमंडल में काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं। और इन गैसों के अलावा तीसरी चीज़ है वायुमंडल में, वो आपके धूल कण हैं, यानी वायुमंडल में धूल कण भी पाए जाते हैं। अब इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा पोर्शन, ये नाइट्रोजन का है, 78% इसकी मात्रा होती है। ऑक्सीजन का पोर्शन 21% है। दूसरी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल के अंतर्गत। CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका परसेंटेज अगर देखें तो 0.03% भाग में जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। आर्गन की मात्रा 0.93% होती है और 0.04% में पूरी जितनी भी बची हुई गैसें हैं वो सारी इस भाग में आ जाती हैं 0.04 में। ठीक है, मेनली आप याद रखेंगे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है, CO2 0.03%, आर्गन 0.93% और बचा हुआ जो 0.04% जो पोर्शन है उसमें सारी गैसें पाई जाती हैं बची हुई। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं।
जैसे पौधे जो होते हैं उनको अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन वायुमंडल में तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या पौधे वायुमंडल से सीधे रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, लेकिन ये जो पौधे होते हैं वायुमंडल से सीधे रूप में नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वे सीधे रूप में हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं। मिट्टी या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं, विशेष पौधे, उनकी जड़ों में कुछ जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, चाहे तो मिट्टी की बात करें या कुछ ऐसे विशेष पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, वायु से जो नाइट्रोजन होती है, वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है, वो उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसका जो कह सकते हैं मेन फॉर्म है उसकी, उसको चेंज कर देते हैं, उसका स्वरूप जो है उसको बदल देते हैं। कौन? जीवाणु। ठीक है, मृदा और कुछ पौधों की जड़ें जो होती हैं उनमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल के जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसके स्वरूप को चेंज कर देते हैं, और फिर जो बदला हुआ रूप होता है नाइट्रोजन का उसको पौधे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन की पूरी साइकिल चलती है, नाइट्रोजन की पूरी प्रक्रिया चलती है। अब आप जानते हैं कि मनुष्य और जो पशु होते हैं वो सांस लेने में या श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझना कि वायुमंडल में जो गैसों का संतुलन है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो कैसे नियमित रहता है। तो हम जो होते हैं, यानी हम मनुष्य हो गए या फिर जो पशु हो गए, वो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हम क्या रिलीज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दोनों चीज़ों को रिलेट करके देखिए, हम क्या ले रहे हैं, पौधों से ऑक्सीजन ले रहे हैं, रिलीज क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पौधे हैं वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं जो हमारे द्वारा रिलीज की गई है, और वो क्या छोड़ रहे हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस डेवलप होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो है इसी से बनता है। हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं। जिस CO2 को हम रिलीज करते हैं उस CO2 को पौधे किस में प्रयोग करते हैं, अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो उसको यूज करते हैं और O2 मुक्त करते हैं। इस तरीके से वायु में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। एनसीईआरटी क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है वो ये कहती है, मनुष्य और पशु द्वारा जो CO2 मुक्त की जाती है, हम और जो जीव हैं या पशु हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, और पादपों द्वारा या पौधों के द्वारा जो CO2 प्रयुक्त की जाती है उसकी जो मात्रा होती है वो समान होती है। ये एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक हमको बता रही है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और पौधे जिस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उन दोनों की मात्रा जो होती है वो बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। कोयला, खनिज तेल, ईंधन, ठीक है, ये जो ईंधन होते हैं इनको जब जलाया जाता है, इनका जब दहन किया जाता है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। यानी अधिक मात्रा में जब कोयले का दहन किया जाता है, अधिक मात्रा में जो खनिज तेल होता है उसको जलाया जाता है, जैसे जितने भी वाहन, जितने भी मोटर व्हीकल जो भी हैं, वो जब भी उनके अंदर जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसका दहन होता है चलने में, जब वो धुआं जो है रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। CO2 के वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में वृद्धि होगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी पर जो मौसम होता है या जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, वो उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्रभावित कब होते हैं, जब CO2 के आयतन में वृद्धि होने लगती है, जिसका उसका जो बैलेंस्ड एक मात्रा है, उसकी जो बैलेंस्ड वॉल्यूम है, अगर उससे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलने लगती है या उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होने लगती है, उसके आयतन में वृद्धि होने लगती है, तो उससे पृथ्वी पर जो मौसम और जलवायु से संबंधित गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं। CO2 को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। CO2 का क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। पृथ्वी जो होती है
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है। और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश गिरने के बाद में पृथ्वी उसको विकिरित करती है, ठीक है, फैलाती है चारों तरफ। तो पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा विकिरित की जाती है उसको पृथ्वी पर ही रोके रखने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज्यादा हमारे वायुमंडल में होगी तो जो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा विकिरित की जाएगी उसको वह बाहर नहीं जाने देगी, वहीं पर रोक के रखेगी कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे क्या होगा? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। और इसी प्रभाव को, इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहा जाता है। और इसी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? तापमान बढ़ता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी यानी सूर्य का प्रकाश कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है। उसमें से बहुत सारा प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाता है, ठीक है, परावर्तित हो जाता है, विकिरित हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो वो पृथ्वी के जो प्रकाश विकिरित हो रहा है पृथ्वी के द्वारा उसको वहीं पर रोके रखेगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर उसका जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो पैदा होती है। ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं भूमंडलीय तापन, वैश्विक रूप से, ठीक है। ग्लोबल मतलब वैश्विक रूप से जो है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का सभी जगहों पर गर्म होना, पूरे विश्व में पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या को प्रभाव हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं ठंडे प्रदेशों में, जो बर्फ की हिमानियां होती हैं, ठीक है, या बर्फ की जमी हुई नदियां होती हैं, वो क्या होती हैं? इस भूमंडलीय तापन की वजह से, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनकी जो बर्फ है वो पिघलने लग जाती है। और बर्फ जब पिघलने लग जाएगी तो पहाड़ी प्रदेशों से या ठंडे प्रदेशों से पानी जो है पिघल करके नीचे की तरफ आएगा, जिससे जो समुद्र होते हैं उसके जल स्तर में, वाटर लेवल में वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा भूमंडलीय तापन से जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पौधे की प्रजातियां या बहुत सारे जीव जंतु, पशुओं की प्रजातियां जो है वो जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाती हैं? विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। आगे देखते हैं, वायु जो होती है, जब वायु गर्म होती है यानी जो इफेक्ट रहेगा पृथ्वी का जो सतह है, सरफेस है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर से बहने वाली जो वायु है, एयर है, वो भी गर्म होगी। और वायु का एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है, वायु का एक ऐसा गुण होता है कि जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और फैल करके ऊपर की ओर उठने लग जाती है, ठीक है। वायु जब गर्म होती है तो उसका एक प्रॉपर्टी होती है, उसका एक गुण होता है कि वो फैलती है, ऊपर उठती है। इसके विपरीत जो ठंडी वायु होती है, जिसका टेम्परेचर कम होता है, वो सघन होती है। सघन होने के साथ साथ वो भारी होती है, ठीक है, और ऊपर नहीं उठती है, मतलब वो पृथ्वी की सतह पर ही रुकी रहती है। एक और प्रिंसिपल है गर्म वायु और ठंडी वायु से जुड़ा हुआ। गर्म वायु का गुण क्या है कि गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती है। गर्म वायु कहाँ उठती है? ऊपर की तरफ उठती है। और जब ऊपर की तरफ वो वायु उठती है तो उसके नीचे का जो खाली स्थान होता है, यहाँ इस मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, इससे आप इसको रिलेट करें कि गर्म वायु यानी वायु गर्म होगी तो वायु कहाँ उठेगी? ऊपर उठेगी। तो जहां से वायु गर्म होकर के ऊपर उठी है तो ये जो स्थान है ये खाली हो जाएगा। इस खाली स्थान को भरने का काम कौन करता है? ठंडी वायु। मतलब दूसरे स्थान पर जो ठंडी वायु होगी वो इस गर्म वायु के जो खाली स्थान इसने छोड़ा था उसको भरने का कार्य करेगी। तो गर्म वायु ऊपर उठेगी और उसके द्वारा जो खाली स्थान होगा उसको ठंडी वायु आकर के भर देगी। इस प्रकार का जो एक साइकिल होता है, इस प्रकार का जो चक्र होता है, उसको हम एयर साइकिल या वायु चक्र के नाम से जानते हैं। अब आते हैं वायुमंडल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। हालांकि प्रीवियस चैप्टर में हमने एक बेसिक सी समझ इसके बारे में विकसित कर ली थी, वायुमंडल के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी पिछले चैप्टर्स में जो है ली है। यहाँ पर हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल को अलग अलग परतों के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। पहले इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद में बाकी की चीज़ों की तरफ यानी जो डिटेल की चीज़ें हैं उसके बारे में बढ़ते हैं। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको पूरा जो है इस पर दिखाई दे, ठीक है। ये सब मोबाइल से ही सारी वीडियोस बन रही हैं तो थोड़ा सा
उसमें हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है सर, वो होती है क्षोभ मंडल। उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको जो है हम मान सकते हैं। पृथ्वी के तल से, पृथ्वी की सतह से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये जो है क्षोभ सीमा है, यानी यहाँ पर लास्ट हो जाता है, ये एंड हो जाता है क्षोभ मंडल का। तो पृथ्वी तल से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल जो है फैला हुआ है, ठीक है। 10 किलोमीटर की जब रेंज में हम पहुंच जाते हैं तो उस वाले भाग को हम कहते हैं क्षोभ सीमा। अब 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास तक, मतलब फिक्स 50 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर के आसपास तक हम जब पहुंचते हैं, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर के आसपास तक हम पहुंचते हैं, तो 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के आसपास का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और जो इसकी अंतिम परत होती है, या कह सकते हैं इसका जो समताप मंडल का एंड होता है, उस वाले स्थान को हम समताप सीमा के नाम से जानते हैं। अब समताप सीमा से लेकर के लगभग 85 किलोमीटर के आसपास, समताप सीमा से लगभग 85 किलोमीटर के आसपास का जो भाग होता है उसको कहते हैं मध्य मंडल, ठीक है। और इसके ऊपरी भाग को हम कहते हैं मध्य सीमा। मध्य सीमा से लेकर के, यहां देखते हैं, मध्य सीमा से लेकर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, मध्य सीमा से आप चले जाइए और लगभग 100 किलोमीटर प्लस जब हाइट पर हम पहुंच जाते हैं, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, वो बाहरी वायुमंडल होता है और इसको बहिर्मंडल के नाम से जो है हम जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कौन सी परत कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस परत में कौन सी परिघटनाएं होती हैं, किस परत का जो है क्या इंपॉर्टेंस है, और कहाँ कहाँ से एग्जाम में प्रश्न इन परतों से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की सबसे निचली परत, ठीक है, वो होती है क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है और हम जो रहते हैं वो इसी मंडल में जो है, जो वायुमंडल होता है, इसी वायुमंडल से, क्षोभ मंडल के अंतर्गत, क्षोभ सीमा के अंतर्गत जो वायुमंडल होता है, इसी में उपस्थित वायु में हम श्वसन की क्रिया जो है अपनी करते हैं। सांस लेने की जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है वो इसी क्षोभ मंडल में होती है। सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि मौसम संबंधी परिघटनाएं, मौसम संबंधी परिघटनाएं किस मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी परिघटनाएं जैसे वर्षा का होना, कोहरा पड़ना, ओलावृष्टि होना, ओलों का पड़ना, तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, सारी परिघटनाएं जो होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल से ऊपर की जो परत है सर, समताप मंडल है। ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ये जो समताप मंडल वाला पोर्शन है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। ये मौसम संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे फ्री होता है, मुक्त होता है। और जो हिस्सा जिसमें कि मौसम परिवर्ती परिघटनाएं नहीं हो रही हैं, बारिश का उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उसमें चक्रवात तूफान का कोई टेंशन नहीं है, उसमें ओलावृष्टि का, बिजली चमकने का कोई टेंशन नहीं है, तो उस स्थान पर या उस पार्टिकुलर प्लेस पर जो हवाई जहाज होते हैं जिनमें आप बैठ करके यात्रा करते हैं, ठीक है, तो वो हवाई जहाज उड़ने की जो आदर्श स्थितियां हैं वो समताप मंडल में पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी परिघटनाएं नहीं होती हैं तो हवाई जहाज को उड़ने में कोई भी समस्या नहीं होती है। और जिस ओजोन परत के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, और जो पराबैंगनी किरणें जिनको कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेस को, उन्हें हम तक पहुंचने से जो है वो रोकती है, वो ओजोन परत है। और ओजोन परत इसी समताप मंडल में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप को नाम से भी अगर आप याद रखें तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। समताप मतलब समान ताप, जहां पर जो टेम्परेचर है वो समान रहता है, सम एकदम, ठीक है, इक्वल। अब इसके बाद में आता है मध्य मंडल। ये समताप मंडल के जस्ट ऊपर वाली परत है जिसको मध्य मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ये तीसरी परत है और लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैली हुई है। और ये जो परत है वायुमंडल की, मध्य मंडल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो जैसे आपने कभी समाचार पत्रों पर या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा या फिर आपने न्यूज़ वगैरह पे देखा होगा कि कोई उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी के पास से गुजर रहा है या पृथ्वी की सीमा में प्रवेश कर रहा है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहा है। तो जो उल्का पिंड होते हैं वो तेजी से अंतरिक्ष से कह सकते हैं अपनी दिशा को भूलते हुए
या अपने जो उनका जो रियल मार्ग होता है, जिस मार्ग से वो यात्रा कर रहे होते हैं, अचानक उससे वो डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट होकर जैसे ही वो पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो मध्यमंडल के अंतर्गत जैसे ही वो आते हैं ना, तो यहीं पर जो है वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो अगर उल्कापिंड अगर नहीं जल पाता है, किसी कारणवश उसका दहन नहीं हो पाता है, तो वो पृथ्वी पर गिरते हैं और बड़े खड्ड जो है बना देते हैं, बड़े गड्ढों का रूप जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि मध्यमंडल में जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड हैं उनका क्या हो जाता है, दहन हो जाता है, वो जल जाते हैं। मध्यमंडल से ऊपर की परत है बाहरी वायुमंडल या बाह्य वायुमंडल इसको कहा जाता है। 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये बाहरी वायुमंडल फैला हुआ है। और आयन मंडल जिसको आपने पढ़ा होगा, आयन मंडल जो है इसी बाहरी वायुमंडल में आता है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि आयन मंडल इसी परत का जो है एक हिस्सा होता है। बाहरी वायुमंडल में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चले जाते हैं, जैसे 80 किलोमीटर की रेंज से लगभग ये स्टार्ट होता है बाहरी वायुमंडल, और 80 किलोमीटर से ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो तापमान में बहुत तेज़ी से इंक्रीजिंग होने लगती है, तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल, ठीक है, बाह्य वायुमंडल में जो आयन मंडल है, आयन मंडल से जुड़ा हुआ जो सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि कौन सा परत, वायुमंडल की कौन सी परत या वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जो है माना जाता है, कौन से मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है या रेडियो संचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो आयन मंडल है। अब इसके बाद में बहिर्मंडल, ये सबसे ऊपरी परत है और इसमें जो हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, यहीं से अंतरिक्ष में इनका जो है प्रसार होता है। मौसम एवं जलवायु, मौसम जलवायु के बारे में भी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी बता रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मौसम एवं जलवायु लगभग कन्फ्यूजन वाले थोड़े टॉपिक हैं। इनमें क्या है, कभी कभी हम इनको समझने में एक जैसा इनको समझ लेते हैं, मौसम जलवायु को हम एक ही तरह से कंसीडर कर लेते हैं। तो मौसम जो है जलवायु से अलग होता है, दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। मौसम जो है वायुमंडल में एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक थोड़ी सी अवधि के लिए, कम अवधि के लिए, दिन प्रतिदिन या प्रत्येक घंटे की जो स्थिति होती है वायुमंडल की, उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे कभी तेज़ धूप निकल गई, कभी छाया हो गई, कभी एकदम बारिश हो गई, कभी मौसम साफ हो गया। तो ये क्या है कि दिन ब दिन होने वाली प्रतिदिन की प्रक्रियाएं हैं। एक घंटे आप सब जैसे मान रहे हैं, आप सुबह जब जगे हैं तो सुबह थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, आपने पता चला कि आप दोपहर तक जब पहुँचे 11-12 बजे का जब टाइम हुआ तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए जो मौसम का परिवर्तन जो होता है, वायुमंडल में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो अपना क्या होता है, वेदर होता है, मौसम होता है। कभी बारिश, कभी खुला आसमान, कभी धूप निकल रही है। ठीक है, तो ये एकदम जो तुरंत त्वरित रूप से होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मौसम के अंतर्गत आती हैं। जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का जो एवरेज मौसम कंसिडर किया जाता है उसको हम कहते हैं जलवायु। ठीक है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बात करें तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तापमान क्या होता है, टेम्परेचर, वायु में जो ताप मौजूद होता है या फिर जो शीतलता का परिमाण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम। वायु में मौजूद ताप और शीतलता का, यानी आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर या फिर कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, या किसी टाइम पर मौसम जो है कितना गर्म है, किसी टाइम पर मौसम कितना ठंडा है, इसकी जो मात्रा होती है, इसका जो परिमाण होता है उसको हम कहते हैं तापमान। तापमान जो होता है इसमें दिन रात के साथ साथ या फिर ऋतुओं के आधार पर इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे देखेंगे आप, जनरली रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ऋतुओं के हिसाब से भी चेंजेस की अगर बात करें तो जैसे गर्मियों का मौसम है तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। ठीक है, कड़क धूप निकलती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और वहीं सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, ठंडा मौसम जो है हो जाता है। बारिश के मौसम में जो टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो है टेम्परेचर किसके साथ बदलता है, दिन और रात के साथ साथ, इसके साथ साथ ऋतुओं के आधार पर भी टेम्परेचर में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। आतपन एक वर्ड यूज़ होता है। आतपन क्या होता है, आतपन को अगर दूसरा नाम दें तो इसको सूर्यातप भी कहते हैं। आतपन या सूर्यातप एक ही चीज़ है। सूर्य से आने वाली वह एनर्जी, वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ प्रकाश तो उसका परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है पृथ्वी से। कुछ जो ऊर्जा होती है या कुछ ताप जो होता है सूर्य का, उसको पृथ्वी अपने अंदर ही समाहित कर लेती है, पृथ्वी उस ताप को रोक लेती है। तो उसको क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, ये तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक विशेष कारक है। मतलब किस जगह पर तापमान
कितना है, या किसी जगह पर टेम्परेचर कम है, किसी जगह पर ज़्यादा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्थानों पर पृथ्वी की सतह पर, तापमान का जो वितरण होता है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो सूर्यातप या आतपन है। ठीक है, आतपन या सूर्यातप की जो मात्रा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। यानी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है। ये भी पहले हम बता चुके हैं, जैसे भूमध्य रेखा ये बीच में है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पर क्या होता है, वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आप जानते हैं ध्रुवों पर ठंडक रहती है। अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, चाहे हम ऊपर की तरफ चलें, चाहे हम भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ चलें, तो टेम्परेचर में जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं तो जो तापमान है या सूर्यातप है या आतपन है, उसकी मात्रा जो है वो घटती चली जाती है। एक और रोचक तथ्य यहाँ से जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का, यानी सूर्य की जो एनर्जी पृथ्वी पर आती है, तो टोटल एनर्जी का 2 अरबवां हिस्सा, ठीक है, 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर जो है आता है। अब सपोज कीजिए 2 अरबवां हिस्सा जब पृथ्वी पर आता है, तब जाकर के पृथ्वी के बहुत सारे स्थानों पर, जैसे जैसलमेर की बात करें या जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। जबकि सूर्य की ऊर्जा का भाग कौन सा आ रहा है पृथ्वी पर, 2 अरबवां हिस्सा। यानी सूर्य की जितनी एनर्जी है उसको अलग अलग 2 अरब हिस्सों में बांटा जाए तो वो एक हिस्सा जो है उन 2 अरब हिस्सों में से वो पृथ्वी पर आ पा रहा है। और उसी एक 2 अरबवें हिस्से की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, कहीं कहीं पर तो 50-55 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है। तो आप इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य के अंदर कितनी अपार ऊर्जा जो है वो समाहित है। ठीक है, जो तापमान का जब मापन किया जाता है, तापमान को जब मापा जाता है कि कौन सी जगह पर कितना टेम्परेचर है, तो उसको तापमान मापने का जो यंत्र होता है उसको हम तापमापी कहते हैं। तापमापन की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, ताप को किस यूनिट में मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है, वो डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, टेम्परेचर को हमेशा हम किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं जनरली। लेकिन इसके अलावा भी और भी पैमाने होते हैं जिनके द्वारा जो है तापमान को मापा जाता है, जैसे केल्विन पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक है, अभी ये इसमें आए नहीं है, आगे जब भी आएंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको जनरली अभी तक इतना याद रखना है कि तापमान का जो मापन होता है उसकी इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार या इसको जनरेट करने का श्रेय जाता है एंडर्स सेल्सियस को, और इन्हीं के नाम पर इस इकाई का नाम डिग्री सेल्सियस रखा गया। एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। सेल्सियस पैमाने पर, जो सेल्सियस स्केल होता है, उस पैमाने पर जल का जमाव बिंदु जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है जल का, यानी जल कितने टेम्परेचर पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया जाए या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाए, या पानी ले जाकर के ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पानी किस में परिणत हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक, यानी वह तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर जल जो है या पानी जो है वो उबलने लग जाता है, बॉयल करने लग जाता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो है ऐसा तापमान है जिस पर पानी उबलने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायु दाब, एयर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। वायु दाब क्या होता है, अगर इसको परिभाषिक रूप में देखें तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा, वायु में भी क्या होता है, भार होता है। आपको ऐसा लगे वायु में भार कहाँ से होता है, वायु में वजन कैसे हो सकता है, तो आपने जैसे बचपन में पढ़ा होगा तो क्रियाकलाप देखे होंगे। जैसे एक आपने इस तरह का क्रियाकलाप देखा होगा कि यहाँ पर अगर जैसे एक ये तराजू के टाइप में या स्केल के टाइप में एक ऐसा व्यवस्था बनाई जाए जिसके दोनों सिरों पर एक एक गुब्बारा लटका दिया जाए। ठीक है, एक एक गुब्बारे में क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। तो वायु में भार होता है या नहीं होता है, इसकी जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 बराबर माप के 2 गुब्बारे ले सकते हैं, उनमें समान मात्रा में हम वायु भरें और उनको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर क्या करें, इसमें से एक गुब्बारे को फोड़ दिया जाए। एक गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो जिस दूसरी साइड में गुब्बारा लटका है, ये वाला सिरा जो है वो नीचे चला जाएगा और ये वाला सिरा जो है वो ऊपर उठ जाएगा। इससे यह पता लगेगा कि वास्तविकता में वायु के अंदर भी क्या होता है, भार होता है। ठीक है, तो पृथ्वी सतह पर वायु के भार के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं वायु दाब। जनरली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वायु दाब मतलब वायु के द्वारा लगाया गया दाब। अब प्रश्न किस तरीके से आता है यहाँ से कि
वायु दाब जो होता है वो किस स्थान पर सर्वाधिक होता है, यानी समुद्र का जो स्तर होता है, समुद्र तल जो होता है, समुद्र स्तर जो होता है, सी लेवल जो होता है, वहाँ पर वायु दाब सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, समुद्र तल से जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो एयर प्रेशर घटने लग जाता है, वायु दाब में कमी देखने को मिलती है। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज वितरण मतलब जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पर इसकी सतहों पर जो है क्या लगा हुआ है, एयर प्रेशर लगा हुआ है, वायु दाब लग रहा है। तो ये जो वितरण है इसका, ये इसका क्षैतिज वितरण है। और अगर इसको मैं ऊपर की तरफ कंसिडर करूं, पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ, ये इसका ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊपर की तरफ जो वितरण होता है ऊर्ध्वाधर वितरण बोलेंगे उसको, और सरफेस पर जो वितरण है एयर प्रेशर का, उसको हम बोलेंगे क्षैतिज वितरण। तो वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण होता है वो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, तो वायु के टेम्परेचर के द्वारा जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र, ठीक है। निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र क्या होते हैं, यानी जिन स्थानों पर टेम्परेचर अधिक होता है, जिन स्थानों पर तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वायु गर्म होती है। तापमान ज़्यादा होगा तो वायु गर्म होगी, और वायु गर्म होगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी। वायु गर्म होकर के हल्की हो जाती है, हल्की होकर के कहाँ जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम निम्न दाब क्षेत्र को परिभाषित करें तो कैसे बोलेंगे कि जिन स्थानों का तापमान ज़्यादा होता है या फिर अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जब वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है तो उसके नीचे निम्न दाब क्षेत्र पनपता है, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण कहाँ से होता है, एक ही पॉइंट में याद रखें कि जिस स्थान पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर जो दाब क्षेत्र है वो निम्न होता है, ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र होता है। उच्च दाब क्षेत्र की बात करें तो जो कम तापमान वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, अब एक याद हो गया आपको निम्न दाब क्षेत्र, तो उच्च दाब क्षेत्र आप जनरली याद ही कर पाएंगे। निम्न दाब क्षेत्र अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में होता है जहां पर वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। उच्च दाब क्षेत्र कहां पर होता है, जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वायु होती है वो कैसी होती है, ठंडी वायु। और अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ करके आए हैं कि ठंडी वायु कैसी होती है, सघन होती है। ठंडी वायु कैसी होती है, भारी वायु होती है, और ये निमज्जित होकर के एक जगह पर जो है जमाव इसका जब होता है तो यह उच्च दाब क्षेत्र क्रिएट करती है, उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। अब निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र में मौसम संबंधी परिघटनाएं किस तरीके की होती हैं, जिस स्थान पर निम्न दाब क्षेत्र होगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, वायु का गर्म होकर के ऊपर उठना, ठीक है, इस तरीके से निम्न दाब क्षेत्र बना, तो यहाँ पर मौसम संबंधी परिघटनाएं कैसी होंगी, यहाँ बादल युक्त आकाश होगा और मौसम कैसा होगा, नम होगा। जैसे आपने देखा होगा गाँवों में, या जैसे आप जनरली बैठे होते हैं, किसी दिन मौसम में क्या होता है, नमी होती है, उमस भरा मौसम होता है, ठीक है, गर्म मौसम होता है, तो जनरली हम क्या कहते हैं कि आज गर्मी बहुत पड़ रही है, आज नमी है, आज बारिश हो सकती है। इस तरीके की हम परिकल्पनाएं बैठे बैठे करते हैं। जैसे अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जिस दिन उमस ज़्यादा रहती है, जिस दिन गर्मी ज़्यादा रहती है, उस दिन हम क्या कहते हैं, आज गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, आज उमस ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है बारिश हो सकती है। तो क्या होता है, वो निम्न दाब क्षेत्र का कंडीशंस होती हैं, वो निम्न दाब क्षेत्र का समय होता है। तो इसमें क्या होता है, आकाश में बादल दिखाई देते हैं क्योंकि बारिश की संभावना बनी रहती है, और मौसम जो होता है वो कैसा, ह्यूमिड टाइप का होता है, नम मौसम होता है। तो यहाँ से निम्न दाब क्षेत्र मैं समझता हूँ क्लियर कर चुके होंगे यहाँ से आप कि जहाँ तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो वायु होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, और इस तरीके से जो ऊपर हम मौसम संबंधी परिघटनाएं देखते हैं तो आकाश में बादल दिखाई देते हैं और मौसम कैसा हो जाता है, हल्का नम मौसम जो है हमको दिखाई देता है। वहीं उच्च दाब क्षेत्र की बात करें तो वायु ठंडी होती है, सघन होती है, भारी होती है, उच्च दाब क्षेत्र क्रिएट होता है। तो ऐसे टाइम पर जो आकाश है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, मौसम साफ रहता है, ठीक है। वायु का जो गमन है, वायु का जो कह सकते हैं बहना है, बहाव है, वो कहाँ से होता है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वायु जब गर्म होकर के ऊपर उठती है तो उसके नीचे का स्थान खाली हो जाता है, और उस खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु उसमें प्रवेश करती है। यानी जो निम्न दाब क्षेत्र बना था, निम्न दाब क्षेत्र बना था, उसमें वायु कहाँ से आई है,
ठंडी वायु आ रही है, ठंडी वायु कहाँ होती है? उच्च दाब क्षेत्र में। समझ पा रहे हैं ना चीजों को? निम्न दाब क्षेत्र में क्या होता है? वायु गर्म हुई, गर्म होकर के ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में उसके नीचे का स्थान जो है वो खाली हो गया, और उस खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु आ रही है। ठंडी वायु कहाँ से आ रही है? उच्च दाब क्षेत्र से। तो वायु का गमन क्या हुआ? वायु के गमन की दिशा क्या हुई? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। जहां उच्च दाब क्षेत्र है, जहां ठंडी वायु है, वहां से वायु कहां जा रही है? जहां गर्म वायु ने स्थान खाली किया था, जहां निम्न दाब क्षेत्र का, उसकी ओर जा रही है। ठीक है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब वायु का गमन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? पवन। ठीक है, वायु और पवन अलग अलग होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वायु का उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। आई होप आपकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैसे अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जब वो चांद पर जाते हैं तो क्या करते हैं? वो विशेष प्रकार का एक अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हो तो वो काफ़ी सारी मूवियाँ बनाते हैं ऐसी, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित होती हैं, एस्ट्रोनॉट से संबंधित होती हैं। तो आपने देखा होगा वाइट कलर का एक फूला फूला सा, मतलब ऐसा ऐसा लगता है जैसे इसमें हवा टाइप की भरी हुई हो, इस तरीका का एक परिधान, इस तरीके के जो उनका जो कॉस्ट्यूम होता है उसको पहन करके जाते हैं। तो अगर क्या होगा, अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वे इस परिधान को न पहने, इस विशेष प्रकार के वस्त्र को न पहने, तो क्या होगा? उनका शरीर द्वारा, उनकी जो बॉडी होगी, उनके बॉडी के द्वारा एक विपरीत बल लगेगा। ठीक है, बाहर की ओर, उनकी बॉडी के द्वारा बाहर की ओर एक विपरीत बल कार्य करेगा। तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है? इस विपरीत बल के प्रभाव से उनकी जो वेन्स हैं, रक्तशिराएं हैं, वो क्या हो सकती हैं? फट सकती हैं, जिससे रक्तस्राव हो सकता है और एस्ट्रोनॉट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो पवनों का जो है एक डायग्राम है कि कौन सी पवन जो है किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्रुव जो है, ध्रुव 90 डिग्री ऊपर देखिए नॉर्थ की तरफ, 90 डिग्री साउथ की तरफ देखिए, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा है? उच्च दाब। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? उच्च दाब। अब उच्च दाब क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया था, जहाँ पर ठंडी वायु होती है, वायु भारी होती है, सघन होती है, तो वो क्षेत्र जो है वो कैसा कहलाएगा? उच्च दाब क्षेत्र कहलाएगा। अब ध्रुव तो ठंडे होते हैं, ध्रुवों पर तो ठंड पड़ती है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर ऑब्वियसली वैसे ही कम होता है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो उच्च दाब क्षेत्र होगा। तो ध्रुवीय पूर्वी पवन, अब एक एक करके पवनों की जो है टाइप्स को देखते हैं कि ध्रुवीय पूर्वी पवन जो होती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। जैसे आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ देखें तो ध्रुवीय पूर्वी पवन, ठीक है, और ऊपर से देखिए ध्रुवीय पूर्वी पवन, ये क्या कर रही हैं? ध्रुवों पर उच्च दाब है और उच्च दाब से ये निम्न दाब क्षेत्र की ओर बह रही है। ठीक है, इसी तरीके से 35 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ के बीच में जो पवनें बहती हैं उनको कहते हैं हम सनातन पछुआ पवनें। उनको क्या कहते हैं? सनातन पछुआ पवनें। अब इनकी दिशा तो देखिए पूर्व की ओर जा रही है, ये दिशा जो आप दिख रही होंगे, एरो आपको दिख रहे होंगे, पछुआ पवनों की दिशा देखिए इधर पूर्व की तरफ जा रही है, लेकिन इनको हम क्या कह रहे हैं? पछुआ पवन कह रहे हैं। पछुआ पवन सर इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बह किस तरफ से रही हैं? ये पश्चिम, ये वेस्ट है ना, और ये क्या है आपका ईस्ट, ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो पश्चिम की तरफ से ये बह रही हैं। कहाँ से रही हैं? पश्चिम की तरफ से आ रही हैं, तो ये पछुआ पवनें हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये भी जो है पश्चिम की तरफ से इधर जा रही हैं, पूर्व की तरफ, इनका जो है घुमाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सनातन पछुआ पवन 35 डिग्री दक्षिण से लेकर 60 डिग्री दक्षिण और 35 डिग्री उत्तर से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की जो पवनें होती हैं इनको सनातन पछुआ पवनें कहती हैं। ठीक है, इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है, बड़े से बड़े एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और इसके अलावा 35 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण से लेकर के 35 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 35 डिग्री उत्तर। ठीक है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं। इसको हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है, अश्व अक्षांश। तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा गया था कि अश्व अक्षांश कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है? तो 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश या फिर इसको अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा जो होती है, यहाँ पे देखेंगे आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो पवनें चलती हैं, ठीक है, उनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें
जो उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं, यानी अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा, इससे उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री तक पवने हैं वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में जो पवने हैं वो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह निम्न दाब क्षेत्र होता है। ठीक है, उसको डोल ड्रम कहा जाता है, याद रखेंगे। भूमध्य रेखा के निकटतम जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र होता है, इसको डोल ड्रम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। पवनों के प्रकार, पवन कितने प्रकार की होती हैं, पवनों को अलग अलग प्रकार दिया गया है, जैसे स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। तो स्थायी पवनें कौन सी होती हैं, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। ठीक है, जिन व्यापारिक पवनों के बारे में आपने अभी पढ़ा, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, उन्हें स्थायी पवन कहा जाता है। ये वर्ष भर यानी पूरे साल निश्चित दिशा में चलती हैं, अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती हैं। मौसमी पवनें नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, मौसम के हिसाब से ये चलती हैं, अलग अलग ऋतुओं में ये अपनी दिशाओं को जो है बदल लेती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली जो परतें होती हैं, पवनें होती हैं, उनको हम मौसमी पवनें कहते हैं। भारत में मानसूनी पवनें जो है इसका एक उदाहरण है। स्थानीय पवनें क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र पर चलती हैं। स्थानीय मतलब जो लोकलिटी होती है, लोकल पवनें इनको कह सकते हैं। तो स्थानीय पवनें क्या होती हैं, जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय की तरफ चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको हम लू कहते हैं। तो लू क्या है, लू एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। अब बात करते हैं आर्द्रता की। आर्द्रता क्या होती है, जैसे जल होता है, चाहे वो तालाब का जल हो, चाहे झील का जल हो, समुद्र का जल हो, नदी का जल हो, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जल वाष्पीकृत होता है। तो जल का जब वाष्पन होता है, वाष्पन होने के बाद में वो जल वाष्प में बदल जाता है। तो जल का वाष्पित होकर के जल वाष्प में बदलना, ठीक है, ये एक क्रिया हो गई। अब वायु में किसी भी समय पर इसी जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता के बारे में आप क्या समझे कि आर्द्रता क्या है, ये वायु में उपस्थित किसी भी समय जलवाष्प की एक मात्रा है। और जो जलवाष्प जो होता है वो निर्मित कैसे होता है, ये आप पहले देख चुके हैं। जल का वाष्पन हुआ, वाष्पन होने के बाद में वह जलवाष्प के रूप में चेंज हो गया। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाए, वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस दिन, जिस दिन वायु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो उस दिन को क्या कहेंगे, हम आर्द्र दिन कहेंगे। यानी उमस कैसा जो टाइम होगा, वो जैसे उमस होती है ना, जैसे मान लो कि धूप भी नहीं पड़ रही है, गर्मी भी लग रही है, पसीना सूख नहीं रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, कपड़े सूख ही नहीं रहे। उमस के मौसम में जैसे आप कपड़े धोकर भी सुखाते हैं अपनी छत पर, और धूप नहीं निकल रही होती लेकिन गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही होती है, उमस, पसीना नहीं रुक रहा होता है, तो वो आर्द्र दिन होता है, उसको आर्द्र दिन कहते हैं। ठीक है, वायु के गर्म होने पर जलवाष्प धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वायु जब गर्म होती है, वायु का टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो वो ज़्यादा जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है वो बना लेती है। जैसे जैसे वायु का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जलवाष्प को धारण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। जलवाष्प का जब ऊपर उठना हुआ होता है, यानी पहले पानी था, पानी से क्या हुआ, वाष्पन हुआ, वाष्पन होकर के पानी जलवाष्प में बदल गया, और जलवाष्प जब ऊपर वायुमंडल में पहुंचती है तो संघनन की एक प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन क्या मतलब होता है, जलवाष्प का चेंज हो जाना, किस में, छोटी छोटी बूंदों में, जलवाष्प का बूंदों में बदल जाना। पहले पानी था, पानी का वाष्पन हुआ, वाष्पन होकर के जलवाष्प उसका बन गया। अब जलवाष्प का जो परिवर्तन है वो अगर बूंदों में होता है, जलवाष्प से बूंदें बनना ही क्या है, संघनन की प्रक्रिया है। और ये जो ठंडे जल की बूंदें जलवाष्प से बनती हैं, जब इनका एक समूह बन जाता है तो ये बादल का रूप ले लेती है, और फिर जो है उसी बादल से क्या होती है, वर्षा होती है। और वर्षा से ही जो है हमें ज़्यादातर भौम जल जो है, भूमिगत जल है, वो प्राप्त होता है। आकाश में जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जेट विमान उड़ते हुए नज़र आते हैं, बचपन में भी आपने देखा होगा, आज भी दिखाई देते हैं। जैसे कोई जेट जा रहा है बहुत छोटी सी आकृति में, यहाँ से जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ से हमें आकाश में दिखाई देगा, तो उसके पीछे आपने देखा होगा एक सफ़ेद सी लाइन बनती चली जाती है, धुएँ की सी। ऐसे यहाँ से हम ये कंसिडर करते हैं कि धुएँ की सी एक लाइन बन रही है। वो क्या होता है, तो आकाश में जब हवाई जहाज या जेट हवाई जहाज जो है वो उड़ते हैं तो उनसे एक नमी निकलती है जो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। और वायु गतिमान नहीं होती है, वायु गतिमान नहीं है, वायु नहीं बह रही है, तो वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये क्या करती है, कुछ देर तक हमको एक मार्ग के रूप में दिखाई देती है, एक पथ के रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड आज के इस वीडियो की, क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के प्रकार। ठीक है, क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के
प्रकार, वर्षा के प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या होती है, मैंने यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखी है, केवल डायग्राम बनाया है और डायग्राम से ही आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से ठंडी वायु जा रही है, इधर से गर्म वायु ऊपर उठ रही है। चक्रवाती वर्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चक्रवाती वर्षा किस तरीके से होती है। तो एक साइड से देखेंगे आप, यहाँ से ठंडी वायु इधर जा रही है और गर्म वायु जो है ऊपर उठ रही है। तो क्या होता है, चक्रवात का एक स्पेशल, चक्रवाती वर्षा का एक स्पेशल प्रॉपर्टी, चक्रवाती वर्षा का स्पेशल गुण, आप सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखें, आप कभी भी चक्रवाती वर्षा नहीं भूलेंगे। चक्रवाती वर्षा कब होती है कि नीचे ठंडी वायु बह रही हो और उसके ऊपर से गर्म वायु गुजर रही हो। नीचे ठंडी वायु बह रही है और दूसरी साइड से उसके ऊपर से, जैसे इधर से क्या है, ठंडी वायु बह रही है और दूसरी साइड से ऐसे करके गर्म वायु उसके ऊपर से बह रही है। तो उस टाइम पर क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और गर्म वायु क्योंकि अपने साथ में जब ऊपर उठती है तो जलवाष्प की मात्रा लेकर के उठती है। ठंडी वायु जब उसके संपर्क में आती है तो उसका संघनन हो जाता है, गर्म वायु में जो जलवाष्प है उसका संघनन हो जाता है, बूंदों में वो बदल जाती है और तेज हवाओं के साथ में वर्षा जो है हमें देखने को मिलती है। इस वर्षा को हम कहते हैं चक्रवाती वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा में पर्वतों का ही रोल होगा, जाहिर सी बात है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं आर्द्र वायु, आर्द्र वायु का मतलब है ऐसी वायु जो अपने साथ में जलवाष्प की मात्रा लेकर के जो है बह रही है। तो जब वायु जो होती है, आर्द्र वायु अपने साथ में जलवाष्प की मात्रा लेकर के बह रही होती है और उसके मार्ग में क्या आ जाता है, कोई पर्वत आ जाता है, उसके मार्ग में कोई पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, तो फिर वो हवा क्या करती है, वो जो आर्द्र वायु है उस पर्वत के ढलान के सहारे सहारे ऊपर की तरफ उठती है, उस पर्वत के ढलान के सहारे सहारे ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर जाकर के जैसे जैसे जाती है तो उसका जो है टेम्परेचर कम होता चला जाता है और जो जलवाष्प की मात्रा होती है उस वायु के अंदर वो संघनित होकर के बूंदों में बदल जाती है और वर्षा जो है वो होती है। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जो होती है उसको क्या कह सकते हैं, हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आर्द्र वायु जो है पहाड़ी क्षेत्रों से टकरा करके उन पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की बहुत मात्रा छोड़ती है, वर्षा करती है। तीसरा है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा जो जनरली जो वर्षा होती है, सामान्य रूप से जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा ही होती है। इसमें क्या होता है, जनरली तालाब का पानी है, किसी झील का पानी है, समुद्र का पानी है या फिर कह सकते हैं नदी का पानी है, वो वाष्पीकृत होता है। टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा, तापमान के कारण पानी का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होकर के जो है वो जलवाष्प के रूप में पानी जो है वो ऊपर वायुमंडल की तरफ जाता है। वहाँ पर क्या होता है, संघनन होता है, हवाएं जो है एक दूसरे से टकराती हैं, संघनन होता है और जो है धरातल पर वर्षा हमें देखने को मिलती है। ये संवहनीय वर्षा होती है। और इसी के साथ में ये जो है चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है यहाँ से, वायु और वायुमंडल का। इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और निश्चित रूप से ये आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। निश्चित रूप से एनसीईआरटी जो है आपके एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक बेसिक समझ, एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है किसी भी सब्जेक्ट की, वो हमारे अंदर, वो हमारे ब्रेन के अंदर डेवलप करने का कार्य करती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि जिस टाइम पर हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है, जब हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे होते हैं, तब एनसीईआरटी को छोड़ करके आते हैं और यहाँ पर आकर के जब इस स्टेज पर आ जाते हैं, हम कंपटीशन की लाइफ में आ जाते हैं, तब जाकर के फिर दोबारा से एनसीईआरटी को हमको पलटना पड़ता है। ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी हुआ। जब हमें पढ़नी थी एनसीईआरटी, जिस टाइम पर एनसीईआरटी से हम पढ़े तब हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। आज जिस स्टेज पर हैं वहाँ पर हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो हालांकि ये चीज़ें सभी अपनी समझदारी से, अपने विवेक से इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं और फिर धीरे धीरे जब हमें पता चलता है कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है वो कमज़ोर है, फिर दोबारा से हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी चल रही है लगातार। मैंने 7th क्लास के लगभग कंप्लीट नोट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। जल्दी से 2-3 वीडियोज़ में मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी समाप्त कर दूँगा। उसके बाद में 8th क्लास पर चलेंगे। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस ज्योग्राफी की सीरीज़ को समाप्त करूँ। उसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपकी, जो भी बाकी की सब्जेक्ट्स बची हुई हैं, उनको भी जल्दी पूरा करें। टारगेट अपना है जून 2023 में जो प्रीलिम्स होना है, या हम कह सकते हैं 2023 का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, उससे पहले, काफ़ी पहले नहीं, काफ़ी पहले, कम से कम 2-3 महीने का समय बचा रहे, कह सकते हैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद में। इस टाइम तक मैं सारी एनसीईआरटी जो है पूरी करने का प्रयास करूंगा। आपके साथ साथ मुझे भी अब की बार मेरा अब की बार मुझे भी आपके साथ में जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देना है और मैंने दिया है, लेकिन पहले ऐसे ही दिया था मन से, तो 1-2 बार प्रीलिम्स निकला लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। तो अब की बार कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से दें। आपके साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बराबर, और ये आपके साथ जो चीज़ें यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, जॉब होती है आपको पता ही है, पूरा दिन तो वहाँ निकल जाता है और फिर
जैसे जैसे करके मैनेज करके रात में आपके लिए नोट्स तैयार करना, फिर वीडियो बनाना। ठीक है, तो इसका मैं हमेशा की तरह क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ ये मेरा काम है, मेरे लिए भी तो बेनिफिशियल है, और मैं चाहता हूँ अगर कोई चीज़ मुझे बेनिफिट दे रही है या मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो अगर वो दूसरों को भी अगर थोड़ा बहुत लाभ पहुँचाए तो इसमें बुराई क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें होती रहेंगी और क्लासेस चलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।